Hello students, this is Komal, your assist educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात भाई नहीं बनती है। आज हम क्या करेंगे, हमने 3 डोमेन पढ़ लिए थे। अब मैं बताऊंगी कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंट वो तीनों भी बहुत ज्यादा हैं। ये है हमारा बायोस्फीयर, इसमें लेकिन एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी है। आप सोचोगे कि बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर हमने बाकी पढ़े, उसमें आगे कुछ नहीं लिखा था, इसमें क्यों लिखा है द डोमेन ऑफ लाइफ? ऐसी क्या खास बात है? तो यही बताने के लिए मैं आई हूँ और यही बताने के लिए मैं हूँ भी, ठीक है। तो ये तो मैं बताऊंगी। आप क्या करो, फटाफट से आप एक काम कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। आप अपना एक काम कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फटाफट से लाइक एंड शेयर, जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, बिना बिल्कुल टाइम वेस्ट करें, ठीक है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम पुराना जो है रिकॉल करेंगे और उनका रिलेशन इससे क्या है उसको समझेंगे। देन मैं ये रीड करूंगी, मैं पहले ही नहीं रीड करूंगी, पहले जो पुराना जो पढ़ा है उसको एक्सप्लेन करूंगी ब्रीफ में कि इससे क्या रिलेशन है, बायोस्फीयर से उनका क्या रिलेशन है। क्लियर? फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जल्दी। चलो, ओके। सो बायोस्फीयर हमने और चीजें क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर पढ़ा था हमने, हाइड्रोस्फेयर पढ़ा था, लिथोस्फेयर पढ़ा था, ओके। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर हमने पढ़ा था। अब एटमॉस्फेयर में अच्छा क्या क्या चीजें आती है, जल्दी जल्दी से बताओ, फिर मैं लिखूंगी। एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें आती है, फटाफट से बता दीजिए। एटमॉस्फेयर में आएगी एयर, गैसेस। एटमॉस्फेयर में क्या आएगा? एयर एंड गैसेस आएगा। हाइड्रोस्फेयर में क्या आएगा? वाटर बॉडीज। हाइड्रोस्फेयर में क्या आएगी भाई? वाटर बॉडीज आएगी। लिथोस्फेयर में लैंड फॉर्म्स, यानी लैंड मास, लैंड फॉर्म्स। अब क्या इन तीनों का इंडिविजुअली, सिर्फ अगर हम ये बोलें कि इसको अभी इग्नोर करो, अभी इसको हाइड्रोस्फेयर को और लिथोस्फेयर को इग्नोर करो, इस पे फोकस करो, एटमॉस्फेयर पे, ओनली जो हमारी लाइफ है ह्यूमन बींग्स या कोई भी लिविंग बींग्स के, एनिमल, प्लांट्स, कोई भी हो गया, सिर्फ एयर और गैसेस से काम चल जाएगा क्या? आप खुद ही अपना जो है कॉमन सेंस आप यूज कर सकते हैं, है ना, सबके पास कॉमन सेंस है, तो यूज करो और मुझे बताओ कि सिर्फ एयर और गैसेस से काम चल जाएगा क्या? खुद बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए कि क्या एयर एंड गैसेस से हमारा काम चल जाएगा अच्छे से? चलो ठीक है, अब आपका जो भी आंसर हो, मैं बताऊंगी कि नहीं, एयर गैसेस से ओनली, इन दोनों के बिना एयर गैसेस का कोई मतलब, अपने में इंपॉर्टेंट है, एयर गैस इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ एयर गैस हो हमारी दुनिया में तो इससे काम नहीं चलेगा। अब सिर्फ हमें बोल रहे हैं हाइड्रोस्फीयर पे फोकस करो और एटमॉस्फेयर को और लिथोस्फेयर को अभी इग्नोर करो। तो सिर्फ वाटर बॉडीज, सिर्फ पानी ही पानी हो दुनिया में, और ना जमीन हो, ना गैसेस हो, एयर कुछ नहीं हो, तो क्या काम चल जाएगा? अब बताइए, नहीं चलेगा। सेम विद लैंड फॉर्म्स या लिथोस्फेयर, कि सिर्फ लैंड फॉर्म्स ही है, जमीनी जमीन में, बट सांस लेने के लिए ना तो हमारे पास एयर है, गैसेस है, ना हमारे पास पीने के लिए पानी है, या और भी चीज़ों को यूज़ करने के लिए वाटर बॉडीज कुछ है ही नहीं, वाटर अवेलेबल नहीं। तो सिर्फ लैंड फॉर्म्स का हम क्या करेंगे? ओनली लैंड फॉर्म्स का हम क्या कर सकते हैं, आप खुद ही बताइए। क्लियर हुआ? आया समझ में? अब ये तीनों जब हमने बहुत अच्छे से देख ली कि ये तीनों बेचारे हैं, बहुत भोले हैं, अकेले ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये कह रहे हैं कि अकेले तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो अब क्या करें? हमें यूज़ होना है और हम यूज़फुल भी हैं भाई। एयर गैसेस बहुत ज़रूरी है, ऐसे सोचा जाए, वाटर बॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या करें इनको? तो इन तीनों को साथ में यूज़ करने का काम कौन करता है? ये जो बायोस्फीयर है, जिसको हम बोल रहे हैं डोमेन ऑफ लाइफ, ये इन तीनों को कंबाइन करके यूज़ करता है। ये इन तीनों को क्या करता है? कंबाइन करके यूज़ करता है। देखो, प्लस कर दो, प्लस कर दो, तीनों को साथ में, तीनों को साथ में यूज़ करने का काम कौन करता है? बायोस्फीयर।
तीनों को साथ में यूज करने का काम कौन करता है? बायोस्फीयर। क्लियर हुआ? आया समझ में? अब इसीलिए हम बायोस्फीयर को बोलते हैं डोमेन ऑफ लाइफ, मतलब यहाँ पे जिंदगी एग्जिस्ट करती है, लिविंग बींग्स हमें यही मिलेंगे, प्लांट एनिमल ह्यूमंस हमें यही मिलेंगे। प्लांट एनिमल ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? पानी को भी पी रहे हैं, उनको सांस लेने के लिए गैसेस एयर चाहिए, उनको रहने के लिए ज़मीन भी चाहिए, जो कॉन्टिनेंट जिसकी हम बात करते हैं, जिसके अंदर हमारी भी कंट्री है, कंट्री के अंदर हमारा स्टेट है, हमारा घर है, तो ये तीनों कंबाइनली चाहिए। हम हवा में झूल के सिर्फ सांस लेते लेते ज़िंदगी नहीं जी सकते, हमें क्या करना है? रहने के लिए भाई ज़मीन चाहिए, ज़मीन में घर बनाएंगे, भाई पीने के लिए पानी चाहिए। तो दैट मीन्स तीनों को साथ में मिलकर यूज़ कौन करता है? बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फेयर प्लस लिथोस्फेयर, इनको यूज़ साथ में कौन करता है? बायोस्फीयर। क्लियर? तो एयर भी यूज़ करेगा बायोस्फीयर, वाटर भी यूज़ करेगा, लैंडफॉर्म भी यूज़ करेगा। तो जब ये तीनों साथ में यूज़ करेंगे, जब ये तीनों साथ में यूज़ किए जाएंगे तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा साथ में मिलके भाई लाइफ। ये क्या बनाएगा? लाइफ। मतलब लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी ना, ये तीनों रहेंगे तभी जाके लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी। अब यहाँ इमेज में देखो क्या कह रही है हमारी इमेज, जरा देखते हैं। इमेज बता रही है एटमॉस्फेयर, इमेज बता रही लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। अब सिर्फ एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फेयर अकेले काम नहीं चलेगा, इन तीनों को साथ में यूज़ करेगा कौन? बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। जैसे ये जो एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स दिख रहे हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ये सारी चीज़ें साथ में मिलके यूज़ कौन कर रहा है? पानी भी पी रहे हैं एनिमल्स, ठीक है, गैसेस भी ले रहे हैं, लैंड में भी इनका जो है पॉन्ड वगैरह घर बने हैं लोगों के। तो बायोस्फीयर क्या कर रहा है? इन तीनों के बीच का एक नैरो जोन होता है। बायोस्फीयर बोलता है कि टेंशन मत लो, तुम अकेले अकेले तो हो, पर तुम तीनों को साथ में मैं यूज़ करूंगा, सो डोंट वरी एट ऑल। आप लोग वेस्ट नहीं जाओगे, आप लोग क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट हो, पानी भी ज़रूरी है, गैसेस भी ज़रूरी है, लैंड भी ज़रूरी है, तो आप तीनों बहुत ज़रूरी हो। तो आप तीनों को मैं साथ में मिलकर यूज़ करूंगा। तो मैं क्या हूँ? मैं हूँ बायोस्फीयर, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो क्या है? डोमेन ऑफ लाइफ है। क्या है? जो डोमेन ऑफ लाइफ है। क्लियर? आया समझ में? अब इसको रीड करते हैं। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। जैसे कि मैंने बताया, बायोस्फीयर किसको जोड़ता है? किसके बीच का कॉन्टैक्ट है भाई? नैरो जोन है। किसके बीच का जोन है? कॉन्टैक्ट जो करता है लैंड, वाटर और एयर। लैंड, वाटर, एयर तीनों को जो कॉन्टैक्ट साथ में यूज करता है वो है बायोस्फीयर, जो बीच का एक नैरो जोन है। लैंड, वाटर, एयर क्यों बोला ना हमने? क्योंकि एयर किस में आएगा? एटमॉस्फेयर में आएगा, लैंड लिथोस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर में वाटर है। तो लैंड, वाटर, एयर तीनों को प्लस प्लस मतलब कॉन्टैक्ट में लाके यूज कौन करेगा? बायोस्फीयर। तो इन तीनों के बीच का नैरो जोन है। क्लियर? It is in this zone that life that is unique to this planet exists। जैसे कि मैंने बताया था, इसी जोन में जिंदगी पॉसिबल है। हमें गैसेस भी चाहिए, एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, रहने के लिए लैंड भी चाहिए। दैट मीन्स इसी जोन में, यही नैरो जोन, दैट मीन्स बायोस्फीयर में लाइफ पॉसिबल है। इसीलिए प्लैनेट में लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसे हम बोलते हैं यूनिक प्लैनेट। इसीलिए यूनिक कहते हैं। क्यों यूनिक कहते हैं? इतना अनोखा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पानी भी मिल रहा है, गैसेस भी मिल रही है सांस लेने के लिए, एयर भी मिल रही है, साथ में लैंड भी है। तो ये क्या है? यूनिक प्लैनेट। इसे कौन बना पा रहा है? बायोस्फीयर। ये जो जोन है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्या बना रहा है? बायोस्फीयर। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी, डर, समस्या तो नहीं? बढ़िया। There are several species of organism that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals। क्या कह रहे हैं? बहुत सी स्पीशीज है। There are several species of organisms that vary in size, जो साइज में वरी करती है, जिनकी साइज में फर्क आता है। From microbes and bacteria to huge mammals। क्या क्या चीज़ें रहेंगी? जैसे माइक्रोब्स हो गए, माइक्रो मतलब छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे रहते हैं, जो बैक्टीरियाज टू ह्यूज मैमल्स। हम बोलते हैं बैक्टीरिया जो ऐसे माइक्रोस्कोप वगैरह उससे हम देखते हैं, ऐसे तो हमें दिखते हैं, ऐसे चल रहे होते हैं, इस तरीके के बैक्टीरियाज रहते हैं। और बड़े मैमल्स, बड़े बड़े लोग, इंसान वगैरह और जानवर बड़े बड़े। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो बहुत सी स्पीशीज, ऑर्गेनिज्म सब इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। हमने देखा ना, छोटी से छोटी चीज़ लेके बड़े बड़े जानवर सब इसमें एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर इसको देखें हम, तो इसमें एक चीज़ आपने नोटिस करी, जो मैंने भी अभी करी। देखो, हाथी भी है और ऊँट भी है और हिरण भी है और साथ में शेर भी बैठा हुआ है। यहाँ पे अटैक कर देगा तो क्या होगा? वो तो छोड़ो, लाइफ वाइफ तो अभी हमने समझ ली, पर अगर जस्ट इमेजिन करो शेर भी, ये सारे जानवर इन्होंने बना तो दिए, लेकिन शेर भी डाल दिया, शेर तो खा जाएगा यार इनको। ठीक है, हम तो क्या पढ़ रहे हैं? हम तो नैरो जोन बायोस्फीयर को समझ रहे हैं। अभी शेर खाए नहीं खाए वो शेर जाने, वो तो उनकी भाई लाइफ के लिए ज़रूरी है। उनका पैटर्न ही ऐसा भगवान ने बनाया हुआ है। प्रेडिटर उन्हें क्यों बनाया गया? इसीलिए ताकि जो घास खाने वाले जानवर हैं इनको कम कर सके। हम सोचते हैं ना
कि अरे बेचारे जो हिरण हैं, जो ऐसे एनिमल्स हैं जो ग्रास खाते, घास खाते, पेड़ खाते, तो उनको ये शेर वगैरह, चीते जो भी हैं, टाइगर खा लेते तो बड़ा बुरा करते हैं। ये ज़रूरी है। अगर क्या होगा, ये जो घास खाने वाले, प्लांट्स खाने वाले एनिमल, इनको अगर मारेंगे नहीं, ये कम नहीं होंगे ना, मतलब कम नहीं होंगे, मतलब इनको भी कोई नहीं खाएगा तो क्या होगा बेसिकली, तो ये पूरी घास ग्रीनरी खत्म कर देंगे। तो इसीलिए फूड चेन होती है, आप साइंस में पढ़ेंगे, फूड चेन बनती है। क्यों रहती है? घास खाने वाले एनिमल, हर चीज़ की लिमिट होती है, तो वो घास खाएंगे, उनको जो है शेर वगैरह खाएंगे, ताकि इनकी एक लिमिट, एक नॉर्मल लेवल बना रहे। इसीलिए जो है लेवल बना रहता है। अगर मानो ग्रीन जो है ये एनिमल्स, ऐसे जो घास खाने वाले एनिमल्स बहुत सारे हो गए ना, तो बस हो गई, ग्रीनरी बचेगी नहीं, क्योंकि इनको तो घास ही खाते रहते, घास ही खाते रहते, पेड़ पौधे खाते रहते। क्लियर? तो फूड चेन, चलो वो तो एक्स्ट्रा में हो गया, वो इतना ज़रूरी नहीं है, जस्ट मैं बता रही थी। यहाँ पर आते हैं वापस में, बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर के बीच का एक नैरो जोन है। एक नैरो बोलता है छोटा सा मुझे जगह दे दो, मैं छोटी सी जगह में खुश हूँ, मैं एयर को भी यूज़ करूँगा, वाटर को भी यूज़ करूँगा, ठीक है, लैंड को भी यूज़ करूँगा, मुझे बस छोटी सी जगह चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्लियर? आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत, परेशानी, डर, समस्या तो नहीं? All the living organisms, including humans, are linked to each other and to the biosphere for survival. सारे living beings, सारे living organisms से लेके human beings, सब क्या है? लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टू ईच अदर एंड टू बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल, ऑब्वियसली लिंक्ड है। इंसान की बात करें, हम जो है ह्यूमन बींग्स, हमारी बात करें, तो हम प्लांट्स, ट्रीज में से जो भी चीज़ें मिलती, फ्रूट्स मिलेंगे, वेजिटेबल्स मिलेंगे, उन्हें खाकर हम पेट भरते हैं। अभी घर जाके मैं सब्जी खाऊंगी तो कहाँ से आए? प्लांट और ट्रीज से ही मिले ना। या मैं फ्रूट्स खाऊंगी, प्लांट और ट्रीज से मिले। क्लियर? एनिमल्स हैं, एनिमल्स भाई जो काफ़ी जो एनिमल्स जो ट्रीज वगैरह खाते हैं, पेड़ों को खाते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया, तो उनकी लाइफ कैसे चल रही है भाई? इन्हीं से। जो ट्रीज हैं, ट्रीज कैसे ग्रो कर पा रहे, प्लांट्स अच्छे से कैसे ग्रो कर पा रहे? क्योंकि उन्हें नेचुरल मैन्योर, खाद मिल रही है। कैसे मिलेगी? जो एनिमल, जो बॉडीज जो रहती है ना, जब जैसे डेथ हो जाती है एनिमल्स वगैरह ह्यूमंस की, तो बॉडी धीरे धीरे, बोलते हैं ना, मिट्टी में ही मिल जाना है, डिकम्पोज होती है, तो नेचुरल खाद की तरह, मैन्योर की तरह वो काम करती है। और प्लांट्स के लिए खाद, अच्छी खाद हो, अच्छी क्वालिटी की, तो प्लांट अच्छे ग्रो होते हैं। हम देखते हैं ना, पापा मम्मी क्या करते, बोलते हैं हमने नए नए प्लांट्स लाए तो हम मैन्योर, खाद लेकर आएंगे, अच्छी खाद लेकर आएंगे, अच्छी जगह की। तो क्यों लेकर आएंगे हम क्या लेकर आते हैं? काऊ डंक लेकर आते हैं, गाय का गोबर लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा खाद, अच्छा मैन्योर है, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेगा। क्लियर हुआ? तो एक दूसरे में क्या हुए? लिंक है, जुड़े हुए हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, है ना, जो भी खाते होंगे एनिमल्स वगैरह, जो भी चीजें हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं? वो भी डिपेंड है ना। तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्लियर? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई? तो दैट मीन्स इस जो चीज़ है बायोस्फीयर में लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं द डोमेन ऑफ लाइफ। अभी हमने एयर के बारे में अलग से पढ़ा, हमने वाटर के बारे में अलग से पढ़ा था, हमने लैंड फॉर्म्स के बारे में अलग से पढ़ा था। तो इन तीनों को साथ में कंबाइन करके यूज करने का काम बायोस्फीयर करता है, जिसे बोलते हैं डोमेन ऑफ लाइफ। क्लियर? समझ में आया अच्छे से? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, डर, समस्या तो नहीं? चलो, जब बढ़िया है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। The organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. जो organisms हैं, अगर organisms की बात करें, जो किस में प्रेजेंट है? बायोस्फीयर है, उसको डिवाइड करा है, किस में डिवाइड करा हुआ है? प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में। किस में डिवाइड किया हुआ है इसको? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। क्लियर? आया समझ में? The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. ये जो तीनों डोमेन्स हैं, कौन से हमने देखे? तीनों डोमेन, कौन से डोमेन देखे हमने? अब इसको इस तरीके से बनाते हैं, देखो, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या आता है? चलो इसको बाद में लिखेंगे। एटमॉस्फेयर हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया लिथोस्फेयर, यहाँ पे लिख दिया मैंने हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या मिलती है? एयर, गैसेस, एयर। लिथोस्फेयर में लैंड, हाइड्रोस्फेयर में वाटर। अब तो बिल्कुल आपको इतने अच्छे से कि नींद में भी बोल दोगे। इनके बीच का जो जोन होता है, जो नैरो, जो तीनों को यूज करेगा, वो होता है बायोस्फेयर। इसको अलग कलर से लिख देते हैं।
जहाँ पे क्या मिलेगी, लाइफ। ये क्या कर रहा है, तीनों को यूज़ कर रहा है, इसको भी यूज़ कर रहा है, यहाँ से इसको भी यूज़ कर रहा है, यहाँ से इसको भी यूज़ कर रहा है। तो तीनों के बीच में ऐसे यूज़ करने वाला कौन है, बायोस्फीयर। क्लियर हुआ, आया समझ में? इसीलिए लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तीनों इंटरेक्ट होंगे, यहाँ पे एयर भी मिल जाएगा, यहाँ पे लैंड भी मिल जाएगा, वाटर, जो तीनों इकट्ठा हो जा रहे हैं, साथ में हो जा रहे हैं, तो कौन सी जगह है वो, बायोस्फीयर। द थ्री डोमेन ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, मिलते हैं, एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और अदर, और अफेक्ट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं कि अगर हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट को कट करेंगे, पेड़ों को काटेंगे। क्यों काटेंगे हम पेड़ों को, ताकि हम भाई लकड़ी की जो नीड पड़ती है, जो हमें लकड़ियों की ज़रूरत होती है, अब वुडन आइटम बनाना हो, लकड़ी का सामान बनाना हो, लकड़ियों को जलाना हो या पेपर बनाना हो, जो भी चीज़ें, और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, या लैंड को हम एग्रीकल्चर के लिए क्लियर करते हैं ना। हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट एरिया को काफ़ी बार किए करते हैं, क्लियर कर देते हैं, ताकि वहाँ पे फॉरेस्ट मतलब एग्रीकल्चर हो सके। एग्रीकल्चर होगा तो भाई काम की जो है अनाज उगाए जाएंगे। आजकल पॉपुलेशन हम जो देख रहे हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है कितनी रैपिडली इंक्रीज हो रही है, तो पॉपुलेशन को भाई उनकी जो नीड्स हैं उनको पूरी करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए प्रॉपर अनाज भी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज होना चाहिए, कहीं भुखमरी ना फैल जाए, भाई कमी ना आ जाए, ठीक है। टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स, इसके कारण क्या होता है, सॉइल जो है, मिट्टी जो है खराब होती है, मिट्टी निकल जाती है। जैसे हम पेड़ों को काटेंगे ना तो मिट्टी की क्वालिटी भी खराब होगी, हम लैंड को क्लियर करेंगे तो उससे मिट्टी की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी खराब होगी। सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, ऐसे ही जो अर्थ सरफेस है उसमें भी चेंजेस आते हैं। जैसे अर्थक्वेक आ गया तो बोलते हैं ना, अरे ज़मीन यहाँ से फट गई, क्यों, क्योंकि नीचे जो अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो धीरे धीरे मूव करती है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, धीरे धीरे आपस में मूव करती है, तो एकदम से सडन मूवमेंट होता है, जिसके कारण अर्थक्वेक आता है। क्लियर हुआ, जिसको एक एंडोजेनिक, अंदर की फोर्सेस भी बोलते हैं, चलो वो तो अभी आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अर्थक्वेक जो नीचे मूवमेंट हो रहा है एकदम से अर्थ के अंदर, है ना, टेक्टोनिक प्लेट से टकराई, इस तरीके से मूव करी सडन मूवमेंट के कारण, तो अर्थक्वेक होता है। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, ये नेचुरल कैलेमिटी है, और क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। क्लियर हुआ, आया समझ में? तो बेसिकली बायोस्फीयर क्या है, लाइफ का डोमेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइफ यहाँ एग्जिस्ट करती है इस तरीके से। यहाँ पे हम पानी भी पीते हैं, हमें रहने के लिए ज़मीन भी चाहिए, हमें जीने के लिए गैसेस भी चाहिए। क्लियर, चलो। फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। अब यहाँ और भी चीज़ें हो सकती, जैसे सुनामी आ जाए तो सुनामी क्या होती है, जब बोलते हैं सुनामी आ गई तो पानी क्या ज़मीनों पे आ जाता है, इस तरीके से बहुत बुरी तरीके से सुनामी आती है। पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज अंडर वाटर, जैसे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, वो इसका जो पार्ट है, जो आइलैंड है ना, वो किसके, पानी के अंदर सबमर्ज हो गया, मिल चुका है, पानी के अंदर है, इस तरीके से, मतलब पानी पानी है। Discharge of waste material into lakes and rivers make the water unsuitable for human use. It also damages other forms of life. अब जैसे जो हम बोलते हैं ना, फैक्ट्रीज होती, फैक्ट्री से हम देखते हैं धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रीज में भाई काम होता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमारे ही काम आते हैं, ज़रूरी भी है, या किसी व्हीकल के पार्ट बन रहे हैं, या कुछ ऑटोमोबाइल, जो भी चीज़ें हैं। अब केमिकल्स निकल रहे हैं ना, लिक्विड फॉर्म में केमिकल्स बह के ज़मीन पे ऐसे बह के नदी तालाबों में मिल जा रहे हैं ना, वो गंदा वेस्ट जो केमिकल है, या घर की सीवेज लाइन, या घरों की जो सीवेज लाइन होती है, सीवेज अगर वो उसका वेस्ट पूरा नदी तालाबों में जा रहा है तो क्या हो रहा है, वाटर गंदा हो रहा है। ठीक है, तो डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स और रिवर्स मेक्स द वाटर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज। ऑब्वियसली पानी जितना फ्रेश वाटर हमारे काम का बचा है 0.03%, अगर उसको भी हम क्या कर रहे हैं, उसमें भी वेस्ट सब जा रहे हैं, यानी पानी गंदा हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, तो हमारे यूज़, हमारे कंजम्पशन के लिए वो सही है क्या, हो ही नहीं पाएगा। इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और इसके कारण जो अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ है वो भी डैमेज होती है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर हुआ, जो अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ है उस पर भी क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई। चलो, एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। अब क्या होगा, जो इंडस्ट्रीज से, जैसे कि मैंने बताया ना, इंडस्ट्री से जो केमिकल्स, जो भाई जहरीली केमिकल गैसेस निकलती है, उससे क्या होता है, या थर्मल पावर प्लांट्स और व्हीकल से, ये एयर को पॉल्यूट करती है। मैंने बताया ना, इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, स्मोक निकलता है उनके ऊपर से, पूरा ऐसे काला काला सा, बहुत ही काला स्मोक, तो पूरी एयर, उसमें जो हवा है बहुत पॉल्यूट होती है, एक स्मेल एक अलग ही, जैसे गाड़ियों से भी, व्हीकल से, जैसे कुछ कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती, बस होती, तो उनसे काला काला धुआं निकलता है, तो कितनी गंदी सी स्मेल आती है। और बहुत ज़्यादा अगर आप जाओ
जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ तो ऐसा है कि भाई गाड़ी चलाओ अगर बिना फेस कवर के चलाओ तो बालों पे पूरी स्मेल आएगी, फेस ऐसे ऐसे पूरा काला हो जाएगा। अगर इतना फेस कवर नहीं है तो ऐसे यहाँ पे, क्योंकि डर्ट ऐसे चिपक जाती है, वो पूरी स्मोक ऐसे चिपक जाती है, सीरियसली। तो क्या है ये, गंदगी है, क्या हो रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलो, carbon dioxide is an important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperature. This is termed as global warming. जैसे कि मैंने आपको बताया कि CO2 क्या काम आती है, CO2 किसके लिए यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज होता है। किस काम आ रही है, जो हीट, जो अर्थ से हीट निकल रही है, रेडिएट हो रही है, उसको ट्रैप करती है, जिसके कारण हमारा अर्थ वार्म रहता है। अगर ये वार्म नहीं रहेगा तो कोल्ड हो जाएगा, क्लाइमेट कैसा रहेगा, ठंडा ठंडा रहेगा। तो क्या हम कुल्फी बनना प्रेफर करेंगे, नहीं। हमें कैसा चाहिए, बैलेंस एनवायरमेंट चाहिए, बैलेंस टेम्परेचर हो, क्लाइमेट हो, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। थोड़ा बहुत चलता है कि ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म हो गया, बट एक्सट्रीम नहीं। तो वार्म करने के लिए हमारे अर्थ को CO2 एक अच्छा काम करती है, ठीक है। लेकिन CO2 का लेवल अगर इंक्रीज हो जाए, अगर CO2 का लेवल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, हमारा अर्थ और वार्म होने लगेगा। वार्म होगा, जब गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा हॉटनेस बढ़ेगी, गर्मी होगी, वार्म होगा, तो उसके कारण क्या होगा, जो ग्लेशियर्स है, जो आइस शीट्स है वो पिघलेंगी, आइस शीट्स पिघलेंगी तो ओशन सीज का लेवल इंक्रीज होगा। अब जो ऐसे एरियाज है, जो समुद्र वाले एरिया, जैसे कुछ कुछ ऐसे शहर एरिया होते हैं जिनके जो समुद्र जो तट ऐसे एरिया में होते हैं, सी से जुड़े हुए होते हैं, सी से लगे हुए होते हैं, कोस्ट लाइन उनकी, तो वहाँ पे भाई फ्लड आ सकता है, क्लियर, तो उससे दिक्कत हो सकती है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सब एनवायरनमेंट खराब होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। हम क्यों बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग यानी गर्म होना, वार्म हो रहा है ना, कैसे हो रहा है, CO2 का लेवल अगर इंक्रीज होगा तो वार्म होगा। There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere. हमें क्या करना है, इसीलिए इन चीज़ों को लिमिट में यूज़ करना है, जो रिसोर्सेज है इनको लिमिट में यूज़ करना है और मेंटेन करना है बैलेंस ऑफ नेचर। इनका जो बैलेंस है नेचर का, इसको लिमिट में वो करना है, यूज़ करना है। लिथोस्फेयर हो चाहे एटमॉस्फेयर हो या हाइड्रोस्फेयर हो, इनको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, यानी ज़मीन लैंड को ख़राब नहीं करना है, वाटर को पॉल्यूट नहीं करना है। जो हवा है, जो गैसेज है, वहाँ पे जो केमिकल्स उड़ उड़ के जाते, चाहे हमारे व्हीकल से निकले, इंडस्ट्री से निकले, पॉल्यूट ना हो। क्लियर, आया समझ में। तो क्या बोल रहे हैं, चीज़ों को लिमिट में यूज़ करना है। जितना अनलिमिटेड यूज़ होगा, जितना ख़राब करेंगे, हमारे लिए ही हार्मफुल होगा। क्लियर, मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, आपको खुद पता है। पानी बोलते थे, पानी पॉल्यूट होना, अरे हवा में कैसी स्मेल हो रही है, हवा भी आजकल कैसी अजीब सी हो रही है, भाई वहाँ से देखो धुआं निकल रहा है, कोई आग लगा रहा है तो पूरा जो स्मोक है पूरी धुआं हवा में जा रहा है, दैट मीन्स एयर पॉल्यूट हो रही है। क्लियर, आया समझ में। तो भाई अच्छे से सीखो कि लिमिट में यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई भगवान ने दिया है, नेचर से मिला है बेसिकली, तो उसकी क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्लियर, चलो। सो इसी के साथ भाई हमारा जो टॉपिक है बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ, एंड होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने क्या देखा, एटमॉस्फेयर पढ़ लीजिए जिसमें एयर गैसेज होती हैं, हाइड्रोस्फेयर पढ़ लीजिए जिसमें वाटर बॉडीज़ होती है, लिथोस्फेयर पढ़ लीजिए जिसमें लैंड मासेस होते हैं। अकेले ये किसी काम के नहीं है, मतलब अकेले इंडिविजुअली इनका यूज़ कब तक नहीं हो सकता, जब तक इनको साथ में यूज़ ना किया जाए। मतलब साथ हमें लैंड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए, तो इनको साथ में यूज़ करने का काम एक नैरो जोन होता है, कौन करता है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसीलिए उसको डोमेन ऑफ लाइफ कहते हैं। हमने ये भी देखा, चाहे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया से लेके बड़े बड़े मैमल्स तक, ये सब क्या है, इसी लाइफ, इस डोमेन के अंदर आते हैं। क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना तो भाई बिल्कुल नहीं भूलना है। इसी के साथ ये टॉपिक एंड होता है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।